अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीडरशिप मैनेजमेंट का यूनिट 13, जिसमें हम बात करेंगे कि है ना क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे किस तरीके से क्वालिटी सिस्टम मैनेजमेंट करते हैं। और उसके अलावा जितनी भी जो क्वालिटी सिस्टम जो है ना क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लीडरशिप मैनेजमेंट यूनिट 13, जिसमें आ जाता है सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की कि कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ना थ्योरी जो है ना उसको हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे थ्योरी ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की। उसके अलावा डिस्क्राइब द रिलेशंस बिटवीन TQI एंड TQM एंड QMS की जो हम ना लीडर्स इनका रिलेशंस आपस में क्या है उसको डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड प्रोसेस ऑफ QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को। और उसके अलावा डिफाइन करेंगे परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट स्टैंडर्ड को एंड डिस्क्राइब करेंगे रोल्स ऑफ नर्सिंग मैनेजर्स एंड क्वालिटी मैनेजमेंट को। उसके अलावा एक्सप्लेन द नर्सिंग रोल इन द रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ रिस्क इन हेल्थ केयर। आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे जो है ना टाइप्स होते हैं, कौन से रिस्क होते हैं जो हम आइडेंटिफाई करते हैं हेल्थ केयर सेटिंग में, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके अलावा डिस्कस करेंगे हीलिंग हैंडलाइनिंग्स एंड कस्टमर्स कंप्लेंट्स को। और उसके अलावा एक्सप्लेन द पीडियाट्रिक प्लान डू चेक एट साइकिल। तो इसको भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हम सब डिस्कस करेंगे अपने इस यूनिट में, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको डिस्कस करेंगे, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद बात करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की कि ना इंट्रोडक्शन लेते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ द पॉलिसी प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूज टू इंश्योर द हेल्थ केयर सर्विस कंसिस्टेंटली मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड इम्प्रूव पेशेंट आउटकम। एक क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्विस दें और उसके अलावा कंसिस्टेंसी मीट करें क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड पेशेंट का आउटकम्स के उसका आउटकम कितना निकल रहा है। एक ऐसी सर्विस दे जिसमें एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसा प्रोसीजर या फिर प्रोसेस रखें जहाँ पे किस तरीके से पेशेंट को एक अच्छी उसको ओवरऑल हेल्थ केयर दी जा रही है उसके बारे में हम डिस्कस करें। सर्विस कैसी दी रही जा रही है उसके बारे में हम मीट टू क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड इम्प्रूव पेशेंट केयर। ऐसी क्वालिटी केयर दें जिससे क्या है कि हम पेशेंट की एक जो अच्छे तरीके से केयर कर सकें और जो भी उसकी कंडीशन है उसको भी इम्प्रूव कर सकें। उसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस में आ जाता है पेशेंट सेफ्टी एंड हाई क्वालिटी हेल्थ केयर के हाई क्वालिटी हेल्थ केयर। उसके अलावा पेशेंट की सेफ्टी क्या है, उसके अलावा कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के कितनी एक इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो ये सारी इम्पोर्टेंस होती है क्वालिटी केयर, क्योंकि आप क्वालिटी केयर दे रहे हो किसी पेशेंट को तो पेशेंट सेफ होता है आपकी हिसाब से और ओवरऑल पेशेंट सेफ फील करता है। हाई क्वालिटी हेल्थ केयर, आपके पास हाई क्वालिटी हेल्थ केयर है तो फिर आप जल्दी से पेशेंट को रिकवर कर सकते हो। और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, और जो आपका पेशेंट है वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रहा है, उसकी हेल्थ अच्छी हो रही है। उसके अलावा इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो आपके पास रिसोर्सेज है उनका भी आप इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रहे हो, तो ये भी आ जाता है क्वालिटी ऑफ केयर में। और उसके अलावा पेशेंट्स सैटिस्फिकेशंस के पेशेंट कितना सेटिस्फाई है, तो वो भी आ जाता है क्वालिटी ऑफ केयर की इम्पोर्टेंस में। क्योंकि आप अगर अच्छी केयर देते हो तो पेशेंट सेटिस्फाई भी होता है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है।
तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंस होती है क्वालिटी केयर में, क्योंकि पेशेंट सेफ्टी इम्पोर्टेंट है क्वालिटी केयर में। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं हाई क्वालिटी हेल्थ केयर की, या फिर कंटिन्यूअस इम्प्रूव करती है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी केयर देते हैं तो वो कंटिन्यूअसली आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करती है। और एफिशिएंट जो भी सोर्सेज होते हैं उनको यूज़ करना, पेशेंट को सेटिस्फाई करना। हम अगर क्वालिटी केयर देते हैं ना तो पेशेंट हमारी क्वालिटी केयर से सेटिस्फाई। क्वालिटी केयर वो जिसमें क्या है, फ्रेमवर्क हो, पॉलिसी हो आपकी, और प्रोसीजर, उसके अलावा प्रोसेस और यूज टू इंश्योर हेल्थ केयर सर्विस एंड कंसिस्टेंटली मीट देयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। एक क्वालिटी स्टैंडर्ड की जो आप सर्विस है वो प्रोवाइड कर रहे हो अपने पेशेंट को, एक अच्छी सर्विस दे रहे हो, तो उसको हम क्वालिटी ऑफ केयर कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है इसमें। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम अपने हॉस्टिकल डेवलपमेंट ऑफ, तो क्वालिटी केयर मैनेजमेंट की बात कि किस तरीके से हॉस्टिकल केयर देते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। तो उसमें आ जाते हैं कुछ की माइलस्टोन्स, जिसमें आ जाता है क्वालिटी इन, उसके अलावा आ जाता है क्वालिटी इंस्पिरेशंस, और उसके अलावा हम क्या बात करते हैं कि इंस्पेक्शन मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी इंस्पेक्शन मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से करते हैं। उसके अलावा स्टैटिकली हम क्वालिटी कंट्रोल किस तरीके से कर रहे हैं, और क्वालिटी असाइंस किस तरीके से कर रहे हैं, टोटल क्वालिटी मैनेज किस तरीके से कर रहे हैं, उसके अलावा कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूव किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये सारे होस्टिक डेवलपमेंट में आ जाते हैं। उसके अलावा मॉडर्न क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इन हेल्थ केयर के, कौन सा मॉडर्न क्वालिटी सिस्टम है हेल्थ केयर, ठीक है, सिस्टम में कौन सी क्वालिटी सिस्टम है हेल्थ केयर वर्कर, हेल्थ केयर में। और उसके अलावा हेल्थ केयर गोल्स, जिसमें डिलीवर सेफ इफेक्टिव पेशेंट सेंटर्ड केयर, एक सेफ और इफेक्टिव पेशेंट सेंटर्ड केयर देना। तो उसमें आ जाता है हेल्थ केयर गोल्स में डिलीवर सेफ इफेक्टिव एंड पेशेंट सेंटर केयर। ओवरऑल ये सारी थी कि होस्टिक डेवलपमेंट किस तरीके से होती है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। तो होस्टिक जो डेवलपमेंट है वो इन चीज़ों से होती है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं TQI एंड TQM एंड QMS। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को बात करेंगे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड टोटल क्वालिटी, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले TQI में आता है फोकस इन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, के क्या क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है कंटिन्यूसली, कितनी क्वालिटी ऑफ केयर हम दे रहे हैं। TQM में क्या है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कितनी है, ऑर्गेनाइज वाइड क्वालिटी कल्चर के कितने, कल्चर में किस कल्चर में वाइडली हम क्वालिटी केयर को देखते हैं, तो उसमें आ जाता है ऑर्गेनाइज्ड वाइड क्वालिटी के कल्चर्स। उसके अलावा QMS में आ जाता है कंप्लीट सिस्टम टू मैनेज क्वालिटी, कंप्लीट जो भी सिस्टम है वो किस तरीके से मैनेज कर रहा है क्वालिटी को। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। इसमें क्या है कि मेनली 3 चीज़ों पे इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन्स TQ एंड TQM एंड TQMS को। ठीक है, उनका रिलेशन क्या है। TQM इज़ एम्फसाइज कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट, उसमें क्या है कि हमें एम्फसाइज करना होता है TQI में, जिसमें हमें देखना होता है कि कितनी है ना कंटिन्यूस उसमें चेंजेस आ रही है। TQM में हमें क्या है कि इम्प्रूव क्वालिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन में, थ्रू आउट कितनी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हुई है उसको देखना होता है, प्रोमोट हुई है उसको देखना होता है। उसके अलावा QMS में हम देखते हैं इंटीग्रेट्स द क्वालिटी पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड इनटू द डेली प्रैक्टिस, जो भी प्रोसीजर हो रहे हैं उनको हमें क्या है कि हमें देखना होता है कि कितनी क्वालिटी के कौन सी पॉलिसीज है, ठीक है, उनकी कौन से प्रोसीजर किस तरीके से हो रहे हैं डेली प्रैक्टिस में, उसको हम देखते हैं।
टोटल क्वालिटी सिस्टम में, ठीक है, ये चीज़ें आ जाती है। आपकी ओवरऑल रिलेशंस बिटवीन इन तीनों का रिलेशंस आपस में क्या है वो सब आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें कौन कौन से करेक्टर होने चाहिए? सबसे पहले पेशेंट सेंटर्ड केयर होनी चाहिए कि एक पेशेंट को अच्छे से अच्छी केयर देनी चाहिए। लीडरशिप कमिटमेंट होना चाहिए कि जिस तरीके से लीडर सबसे कमिटमेंट करता है उस तरीके से लीडरशिप कमिटमेंट होना चाहिए। स्टाफ पार्टिसिपेशन के जो भी वहाँ के स्टाफ है, एक अच्छी क्वालिटी मैनेजमेंट जब भी होती है जब स्टाफ भी आपके साथ उन कामों को करे और वो आपके साथ हो, तो इसलिए स्टाफ पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, उसके अलावा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है कि आपके पास से रिफरेंस हो, जो भी आप काम कर रहे हो वो एविडेंस बेस्ड हो, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, डॉक्यूमेंटेशंस, मॉनिटर एंड इवोल्यूशन, ये सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं उसके अलावा हम बात करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस की कि कौन से क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशंस, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूटिंग एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ये क्या है कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये प्रोसेस हैं जो क्वालिटी मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। हमारे हेल्थ केयर में इन चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है कि हम कोई भी डिजीज़ है चाहे किसी भी चीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं, सबसे पहले उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करें, मॉनिटर करें कि उसमें क्या-क्या चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा इवोल्यूट करें, उसके अलावा कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट उसमें हम करते जाएँ। ऐसे नहीं है कि एक बार किया हम उस चीज़ को छोड़ दें, ऐसे नहीं, हम बार-बार उस चीज़ को कंटिन्यूअस करते हैं, फिर हमारी एक क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस बनता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं उसके अलावा हम बात करते हैं परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट स्टैंडर्ड के कौन से ऐसे परफॉर्मेंस होते हैं जो इम्प्रूव करते हैं स्टैंडर्ड को, ठीक है, क्वालिटी ऑफ केयर को किस तरीके से अच्छा करते हैं। परफॉर्मेंस इम्प्रूव स्टैंडर्ड मेजरेबल क्राइटेरिया यूज टू असेस इम्प्रूव हेल्थ केयर क्वालिटी। उसमें क्या है कि हम असेस करते हैं और हेल्थ केयर जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं कि ओवरऑल हमारा स्टैंडर्ड यही होता है कि हम किस तरीके से ओवरऑल इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो उसमें सारी चीज़ें ये आ जाती है कि परफॉर्मेंस किस तरीके से आप इम्प्रूव कर रहे हो, पेशेंट को किस तरीके से केयर दे रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है इस क्राइटेरिया में कि आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट स्टैंडर्ड कौन सा है, किस तरीके से आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर रहे हो और क्वालिटी ऑफ केयर दे रहे हो पेशेंट को। उसके अलावा आ जाता है कि पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर्स के पेशेंट को हम किस तरीके से के कौन से ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी वजह से हम पेशेंट को सेफ करते हैं। उसके अलावा मॉनिटर जो इन्फेक्शन कंट्रोल के किस तरीके से जो इन्फेक्शन है उनको कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये भी क्या है कि आपकी परफॉर्मेंस में आ रहा है कि आप पेशेंट को सेफ किस तरीके से कर रहे हो। उसके अलावा उसका इन्फेक्शन किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हो। उसके उसके अलावा आप मेडिकेशन जो दे रहे हो पेशेंट को वो अच्छी दे रहे हो, किस तरीके से दे रहे हो, सेफ दे रहे हो, तो ये भी होना ज़रूरी होता है। उसके अलावा पेशेंट सैटिस्फैक्शन, जो आप केयर दे रहे हो, पेशेंट कितना आपके साथ सैटिस्फाई हो, क्लिनिकल आउटकम कि आप क्लिनिकल में जो भी आउटकम काम कर रहे हो, ठीक है, पेशेंट की सेफ्टी, पेशेंट की केयर कर रहे हो, तो उसका आउटकम कितना निकल रहा है कि पेशेंट कितना सेफ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट स्टैंडर्ड में, ठीक है। उसके अलावा रोल ऑफ नर्स मैनेजर इन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में रोल क्या होता है नर्सिस का, ठीक है। इंश्योर द क्वालिटी पेशेंट केयर के आप एक अच्छे पेशेंट को केयर दे सको। उसके अलावा डेवलप्ड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्लान्स कि आप एक अच्छा प्लान करें जिसमें क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्लान हो आपके लिए डेवलप करें। उसके अलावा सुपरविजन्स नर्सिंग स्टाफ और आप सुपरविजन हो नर्सिंग स्टाफ के, आपके ऊपर आपको गाइड करने के लोग हों। उसके अलावा मॉनिटर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो भी आप परफॉर्मेंस कर रहे हो उसको मॉनिटर करें उस इंडिकेटर्स को। उसके अलावा कंडक्ट ऑडिट
जो भी एड्स है वो कंडक्ट करें, प्रोमोट पेशेंट सेफ्टी, आप पेशेंट की सेफ्टी को प्रोमोट करें। उसके अलावा प्रोवाइड स्टाफ एजुकेशन, जो भी स्टाफ है उनको एजुकेट करें ताकि वो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ केयर दे सके। लीड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है उनको किस तरीके से आप लीड कर रहे हो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को, तो ये सारे काम आ जाते हैं नर्सिंग मैनेजर के। उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट में क्या आता है कि आपको सबसे पहले क्या करना होता है रिस्क मैनेजमेंट में, द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस आइडेंटिफाइंग द असेसिंग इन एंड रिड्यूसिंग मॉनिटरिंग रिस्क। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है, उसके अलावा असेस करना होता है, रिड्यूस करना होता है एंड मॉनिटर करने होते हैं जो भी रिस्क हैं जो हम देते हैं पेशेंट को। ठीक है, जितने भी रिस्क है ना जो हम देते हैं पेशेंट को, उनको आपको देखना होता है। उसके अलावा उसकी जो स्टाफ के साथ मिलके आपको कि कौन से ऐसे रिस्क हैं जो पेशेंट है उसको हार्म दे रहे हैं, आप और स्टाफ और ऑर्गेनाइजेशन मिलके उसको कम करे। ठीक है, रिस्क को मैनेज करें। उसके अलावा आ जाता है प्रिवेंट एरर्स, के कौन कौन सी ऐसी प्रिवेंशन में एरर्स आ रही है उनको मॉनिटर करें। उसके अलावा रिड्यूस हार्म करे, कि जो हार्म हो रहा है उसको भी कम करे। उसके अलावा इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी, जो आप काम कर रहे हो उससे क्या हो कि पेशेंट की सेफ्टी इम्प्रूव हो। उसके अलावा प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर, जो भी हेल्थ केयर वर्कर वहाँ पे हैं उनकी प्रोटेक्शन भी ज़रूरी होती है। तो ये सारे चीज़ें आ जाती है रिस्क मैनेजमेंट में। जो आप क्या है कि एज आप नर्सिंग स्टाफ हो, आप एक मैनेजर हो, नर्सिंग मैनेजर हो, तो आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि जो भी वहाँ के रिस्क हैं वो आप कम कर सको। ठीक है, उसके अलावा नर्सिंग रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट, नर्सिंग का रोल क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट में, तो उसमें क्या है आइडेंटिफाई पेशेंट सेफ्टी एंड रिस्क। सबसे पहले नर्स को क्या करना होता है आइडेंटिफाई करना होता है कि जो पेशेंट है उसकी सेफ्टी किस में है और रिस्क कौन कौन से है, तो उसको आइडेंटिफाई करे। उसके अलावा रिपोर्ट इंडिकेटेड, जो भी इंडिकेशंस हैं उनको क्या है रिपोर्ट करे। इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करे कि कितने इंसिडेंट्स न्यू आए हैं, कितने कौन सी डिजीज के कितने केसेस न्यू और ओल्ड हैं उनको डिस्कस करे। उसके अलावा फॉलो इन्फेक्शन कंट्रोल मेजरमेंट, जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल मेजरमेंट होती है उनको फॉलो करे ताकि इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सके। इंश्योर मेडिकेशन सेफली एंड एजुकेशन पेशेंट्स, ये सारी नर्सिस के जो रोल्स होते हैं जो रिस्क को मैनेज करते हैं, कि अगर नर्सिस ये काम कर रही है तो क्या होगा, जो रिस्क है किसी भी डिजीज के एक पेशेंट के लिए वो कम हो जाते हैं। उसके अलावा मेंटेन एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सब पेशेंट्स होते हैं उनके साथ बहुत सारे पेशेंट के नाम सेम हो जाते हैं, तो हमें क्या है कि उसके लिए एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है कि हम एक का जो ट्रीटमेंट है दूसरे को ना दे सकें, उसकी ट्रीटमेंट उसको दे सकें, गलत ट्रीटमेंट ना दे सकें। उसके अलावा पार्टिसिपेशंस इन द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़, जो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ है उनमें पार्टिसिपेट करें, आप भी उसमें ऐड हों ताकि आप भी उस चीज़ को इम्प्रूव कर सको। तो ये सारे होते हैं रोल्स नर्सिंग रोल इन रिस्क मैनेजमेंट में। उसके अलावा टाइप्स ऑफ रिस्क इन हेल्थ केयर, के कौन कौन से रिस्क होते हैं हेल्थ केयर सिस्टम में, तो सबसे पहले क्लिनिकल रिस्क में आ जाता है मेडिकेशन एरर, जो आप मेडिसिन्स दे रहे हो उसमें एरर्स आ जाए, आप गलत मेडिसिन दे जाओ। उसके अलावा फॉल्स के ना कभी कोई पेशेंट्स को फॉल्स हो जाए, वो गिर जाए, उसको इंजरी हो जाए, वो एक रिस्क होता है। उसके अलावा हॉस्पिटल्स एक्यूरेट्स इन्फेक्शंस, जो अक्वायर्ड इन्फेक्शन, जो आपके हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो वहाँ पे बहुत सारे और भी इन्फेक्शन होते हैं, तो आप उस
से अपने पेशेंट को किस तरीके से बचा रहे हो, तो ये भी एक आ जाता है टाइप्स ऑफ रिस्क में। उसके अलावा इक्विपमेंट फेलियर, इक्विपमेंट सही से नहीं यूज़ हो रहे हैं, गलत यूज़ हो गए हैं, तो वो भी एक रिस्क होता है। डॉक्यूमेंटेशन एरर्स होती है, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक पेशेंट के जो डिफरेंट डिफरेंट के नाम सेम हो सकते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन अगर एक्यूरेशन नहीं होगी, एरर होगी, तो आप सही से ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे। उसके अलावा ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड, जो भी ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड हैं आपके प्रोफ़ेशन में, तो उनको भी आप क्या करें, वो भी एक रिस्क होता है हेल्थ केयर में, ठीक है? उसके अलावा लीड एंड एथिकल जो लीगल और एथिकल रिस्क होते हैं, वो भी क्या है कि आप किसी के पॉलिटिकल में अगर आप जा रहे हो, इलीगल अगर कोई काम है तो वो कर रहे हो, तो उसके हिसाब से क्या है कि वो भी एक रिस्क बन जाता है हेल्थ केयर सिस्टम में। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है ओवरऑल के टाइप्स ऑफ रिस्क इन हेल्थ केयर सिस्टम में। उसके बाद हम बात करते हैं कस्टमर कंप्लेंट्स। जो कंप्लेंट्स होती हैं उनको किस तरीके से देखते हैं, तो सबसे पहले कॉमन काज क्या है, लॉन्ग लॉन्ग वेटिंग टाइम कि उसने ज़्यादा वेट किया है, टाइम में इंतज़ार किया है, पुअर कम्युनिकेशन हुई है, स्टाफ एटीट्यूड या फिर डिलाय ट्रीटमेंट एंड बॉइलिंग्स इश्यूज, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है कॉमन काजेज में कि अगर पेशेंट कोई आ रहा है वहाँ पे, तो आप उसके साथ लॉन्ग वेटिंग करवा रहे हो, ज़्यादा वेट करवा रहे हो, पुअर कम्युनिकेशन कर रहे हो, स्टाफ का एटीट्यूड है, तो आप क्या है कि आपके जो कस्टमर है उनकी कंप्लेंट्स हो सकती है, आपके क्लाइंट्स हैं जो आपके पेशेंट्स हैं वो कंप्लेन कर सकते हैं, और डिले ट्रीटमेंट आप दे रहे हो, तो उससे क्या है कि आप क्वालिटी ऑफ केयर नहीं दे सकते, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं चला सकते, ठीक है? कि बिहेवियर्स हैंडलिंग एंड कंप्लेंट्स के कौन से ऐसे बिहेवियर होते हैं जो आपके जो कंप्लेंट्स होती हैं, कस्टमर की कंप्लेंट्स उनको हैंडल करता है। सबसे पहले लिसन एक्टिवली, आप पेशेंट को एक्टिवली सुन रहे हो तो वो आपके आपसे सेटिस्फाई होगा, ठीक है? स्टे क्लेम एंड रिस्पेक्टफुल, आप अगर पेशेंट के साथ बात कर रहे हो तो रिस्पेक्टफुली और अच्छे तरीके से बात करें, ताकि वो आपको एक अच्छे तरीके से रख सके। शो एम्पैथी, आप पेशेंट के साथ एम्पैथी शो करें ताकि उसकी जो कंडीशन है उसको सपोर्ट मिल सके। उसके अलावा क्या है कि अपोलोजाइज्ड व्हेन द अप्रोप्रिएट, अगर आप कुछ कुछ चीज़ें गलत करें तो आप अपोलोजाइज करें। उसके अलावा प्रोवाइड क्लियर एक्सप्लेनेशंस दें उनको, और उसके अलावा ऑफर सॉल्यूशन के इन चीज़ों की वजह से आपकी जो है ना कंडीशन सही हो सकती है, उनको ऑफर दें। फॉलो अप इंश्योर री सॉल्यूशंस के आप दोबारा आए इनको रीसोल्यूट करें, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है जो की बिहेवियर्स होते हैं जो हैंडल करते हैं कंप्लेंट्स को, क्योंकि आपके साथ पेशेंट के साथ एम्पैथी करेंगे, रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे पेशेंट की, उसको एक्टिवली सुनेंगे, तो पेशेंट आपके साथ सेटिस्फाई होंगे और आपको एक अच्छा आप क्वालिटी ऑफ केयर दे सकते हो, ठीक है? उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे पीडीसीए साइकिल को, प्लान डू चेक एक्ट, कि किस तरीके से आप प्लान कर रहे हो, उसको चेक कर रहे हो और एक्शन कर रहे हो, ठीक है? सबसे पहले प्लान में आ जाता है आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम्स एंड डेवलप द प्लान। आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे प्रॉब्लम कौन सी है और आपको किस तरीके से इसको डेवलप प्लान को डेवलप करना चाहिए। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई होती है प्रॉब्लम। उसके अलावा डू डू मीन्स कि उस पे किस तरीके से आप काम कर रहे हो, जो आपने प्लान किया है, इम्प्लीमेंटेड द प्लान चेंजेस, जो आप प्लान में जो भी चेंजेस कर रहे हो उनमें कितनी इम्प्लीमेंटेशन, कितनी आपने चेंजेस की है, आप प्लान किस तरीके से बना रहे हो, जो बनाया है उस पे कितना काम कर रहे हो। चेक चेक में आ जाता है मेयर एंड एवोलेट द रिजल्ट, कि आप जो आप प्लान बनाया, आप पे इम्प्लीमेंट किया है, उसको आप चेक करोगे कि कितना उसका रिजल्ट आपको मिला है। एक्ट में आ जाता है स्टैंडर्डाइज सक्सेसफुल चेंजेस इन रिवर्स एंड प्लान नीड इफ नीडेड,
अगर प्लान नीडेड है, अब ज़रूरी है, तो आप उसको क्या है, अगर सक्सेसफुली हो गया है, आपका जो प्लान है वो सक्सेसफुली हो गया है, तो फिर आपको उसको रिवर्स करके फिर उसको जब नीड होती है तब आपको उसको करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आती है प्लान, डू, चेक एंड एक्ट में। उसके अलावा एप्लीकेशंस ऑफ पीडीसीए, ठीक है, नर्सिंग में कि कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस है जो हम यूज़ करते हैं, उसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल, रिड्यूसिंग मेडिकल एरर्स, जो मेडिकेशंस एरर्स होती है उनको रिड्यूस करना। तो आइडेंटिफाई कॉमन काज ऑफ मेडिकेशन एरर्स, के कौन से, सबसे पहले आप अगर हॉस्पिटल सेटिंग में हो ना, तो आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं कि कौन से ऐसे है ना मेडिकल एरर्स किन चीज़ों की वजह से ज़्यादा होते हैं, वो काज को आपको फाइंड करना होता है। उसके अलावा इंट्रोड्यूस्ड डबल चेक प्रोसीजर, आप इंट्रोड्यूस करें डबल चेक प्रोसीजर को, आप सब पे, आप सबको बोलें कि जो मेडिकेशन है उनको डबल चेक करके आप पेशेंट को लगाएं, ताकि मेडिकल में जो है ना आपकी मेडिकेशन की एरर्स है वो कम हो सके। उसके अलावा चेक मॉनिटर मेडिकेशन एरर रेट, कि कितना मेडिकेशन का जो एरर रेट है वो कितना है, ज़्यादा है कम है, उसको मॉनिटर करें, चेक करें। उसके अलावा एक्ट में आ जाता है कंटिन्यूस सक्सेसफुल प्रैक्टिस, कि आप कंटिन्यूसली सक्सेसफुल प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी मेडिकेशन एरर नहीं आ रही है, तो आप इम्प्रूव वेयर द नीडेड। और जब अगर आपकी वो एक्ट नहीं काम कर रहे हैं, आप सही से, अगर कभी कभी नहीं हो रही है, मेडिकेशन एरर हो रही है, तो फिर आप उसको इम्प्रूव करें जब आपको नीड होती है तब। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है एप्लीकेशंस ऑफ पीडीसीए, जो नर्सिंग है उसमें, ठीक है। उसके अलावा बेनिफिट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले बेटर पेशेंट आउटकम, पेशेंट का आउटकम अच्छा हो। उसके अलावा इंक्रीज पेशेंट सेटिस्फिकेशंस, आप जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हो उससे पेशेंट ज़्यादा सेटिस्फाई हो। रिड्यूस मेडिकल एरर्स, जो आपकी मेडिकल एरर्स हैं वो भी रिड्यूस हो। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, आप कंटिन्यूस उस चीज़ पे काम करें और उसको इम्प्रूव करें। बेटर टीम वर्क होता है। तो ये सारी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बेनिफिट्स होते हैं। उसके अलावा एफिशिएंट सोर्सेज यूटिलाइज होते हैं, जो भी आपके पास सोर्सेज हैं वो इफेक्टिवली इफिशिएंटली यूज़ होते हैं, मुकम्मल यूज़ होते हैं। और कंप्लायंस हेल्थ केयर स्टैंडर्ड में जो कंप्लायंस हैं उनको भी आप कम कर सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं, बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के, ठीक है। ओवरऑल जो इसकी समरी है हम उसके बारे में देखते हैं, तो उसमें यही आता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में इंश्योर करते हैं क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हेल्थ केयर, कि हम कितनी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट केयर दे रहे हैं। उसके अलावा आई टी क्यू आई एंड टी क्यू एम एंड क्यू एम एस, कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इनको हम इम्प्रूव कर रहे हैं और अच्छी हेल्थ केयर क्वालिटी दे रहे हैं। उसके अलावा नर्सिंग मैनेजर में हम बात करते हैं पे एंड वाइटल रोल ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट में, किस तरीके से नर्सिंग एक मैनेजर वाइटल रोल प्ले करता है। और उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट हेल्प टू प्रिवेंट पेशेंट हार्म, जो पेशेंट को हार्म मिलते हैं उसको अगर हम रिस्क मैनेज कर रहे हैं तो पेशेंट को कम हार्म मिल सकते हैं। इफेक्टिव कंप्लायंस हैंडलिंग, हम जो कंप्लेंट्स हैं उनको इफेक्टिवली हैंडल कर रहे हैं तो पेशेंट ज़्यादा सेव होता है और पेशेंट ट्रस्ट बढ़ता है। उसके अलावा पीडीएम में हमने डिस्कस किया ऑनगोइंग क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है आपकी क्वालिटी ऑफ केयर में, कि है ना आप किस तरीके से एक पेशेंट को अच्छे तरीके से क्वालिटी ऑफ केयर दे रहे हो, ठीक है। ये ओवरऑल इसकी समरी है। तो सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हमने ओवरऑल 13 यूनिट को हमने क्लियर किया, जो भी 13 यूनिट में जितने भी टॉपिक थे, जितने भी ऑब्जेक्टिव थे, सबको क्लियर किया अच्छे तरीके से, सबको डिस्क्राइब करके पढ़ा है, ताकि हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही। टेक केयर।